जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको अब आ रही हो। बेसिकली बेटा, हम ये कंफर्म कर रहे थे कि आप अपनी आईडी से मौजूद हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर नेम था, तो मैं ज़रा रीचेक कर रहा था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की आईडी है या फिर आपकी आईडी है। तो इस वजह से मैं ज़रा टाइम ले रहा था। क्लास को हम दोबारा लॉगिन भी करेंगे और कंटिन्यू भी करेंगे। रिकॉर्डिंग हमारी जारी और सारी है। मुझे ये भी कंफर्म कर दें कि आप जो है वो एमडी कैट की तैयारी कर रही हैं, ऐसा ही है, या ई कैट की तैयारी कर रही हैं, ताकि उस हवाले से बात हो। ठीक है बेटा। केमिस्ट्री के हवाले से कुछ काम की बात। जो कुछ आपने AS A2 में पढ़ा, या जो कुछ आपने, मेरे ख्याल से आप ए लेवल्स की स्टूडेंट है, पास आउट है, ऐसा ही, और ये आपका पेयरिंग ईयर है। मेरे पेपर इस नवंबर में होंगे। हाँ, ये मुझे अंदाजा है, सही है, कंफर्म कर रहा था। ठीक है बेटा, सही है। तो केमिस्ट्री के कोर्स कंटेंट को वापस कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक पूरा डेटाबेस है। हम जो भी कंटेंट पढ़ेंगे उससे रिलेटेड MCQs का डेटाबेस आपको PDF फॉर्म में सेंड कर देंगे। बाकी ये मैं ऑफिशियल से बात भी कर लूंगा किस तरह आपका क्राइटेरिया कंटिन्यू करना है। दूसरी बात, की जो कंटेंट भी हम पढ़ेंगे उनकी डिटेल्ड नोट्स भी आपसे शेयर होंगे। हमें केमिस्ट्री के हवाले से ओवरऑल एक क्राइटेरिया समझना है, और वो MD कैट हो या ई कैट हो, थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, ये बताइए आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए पेयर होंगी? डाउ डेफिनेटली, या आगा खान, या फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज? हम दाओ, आगा खान, जाउद्दीन वगैरह। ठीक है बेटा, सही, गुड है। बेटा बेसिकली केमिस्ट्री के कोर्स कंटेंट को अगर हम डिफाइन करें, तो एक हमारा पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। स्क्रीन विजिबल है आपको? जब मैं लिख रहा हूँ तब ब्लर हो रही होगी, कैमरा शेक हो रहा है थोड़ा सा, वैसे तो मेरे हाथ से क्लियर होगी। ठीक है। एक हमारा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब स्क्रीन शेयरिंग पे भी आते हैं, लिख चलेंगे थोड़ा थोड़ा। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या ये बेटा कुछ क्लियर है, सही है। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, वैसे तो ये पूरे कुछ 24 कंटेंट्स बनते हैं, या 22 कंटेंट्स बनते हैं, जो कि आपके रॉजर नॉरिस की कोर्स कंटेंट के आउटलाइन में भी गिवन है, या नेशनल करिकुलम में भी गिवन है। अब वो चाहे ए लेवल से आए, या सिंध बोर्ड से आए पेपर, या फेडरल बोर्ड से आए, हम उन कॉमन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, जो कि ऑब्वियसली कॉमन ही होते हैं हर जगह, कुछ एक आध टॉपिक्स को छोड़ के, जो ए लेवल्स के केमिस्ट्री। अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा? बेटा डिफरेंस ज्यादा तो नहीं है। आपको ये है कि थोड़ा चंक्स में चीजें पढ़ाई जाती हैं, और फेडरल या सिंध बोर्ड के अंदर डायरेक्ट चीजें गिवन होती हैं विदाउट एप्लीकेशन, तो आपने थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा होता है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें यूनिक स्टाइल से पढ़ेंगी आप, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है, वो आपको समझ आ जाएगा जब आपसे MCQ सॉल्विंग करवाई जाएगी। ठीक है बेटा। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, मुझे रिस्पॉन्सेस चाहिए होते हैं फ्लिप क्लासेस में, थोड़ा बिलीव रखता हूँ मैं। कुछ थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, फिर मैं तो बताता हुआ निकल जाऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ जनाब आपको। केमिकल बॉन्ड, वर्ड केमिकल के लिटरल मीनिंग आप इस सेंस में ले सकते हैं कि एलिमेंट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और जब कभी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट टेबल में मौजूद तमाम केमिकल सब्सटेंसेस, और वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो, सिंगुलर हो, या वो कंपाउंड या मॉलिक्यूलर बेसिस पे, यानी प्लूरल हो। बात समझ आ रही है? बॉन्ड वर्ड के लिटरल मीनिंग है लिंकेज या कनेक्शन। सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये आता है, व्हाई एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड्स? इसका जवाब है आपके पास? जल्दी जल्दी बताएं, कोई भी ट्रायल आइडिया बता दें, देख लेंगे हम फिर। स्टेबल करने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। बिल्कुल सही। टू बिकम स्टेबल या टू अचीव स्टेबिलिटी।
व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे भाई कि एलिमेंट्स स्टेबल होंगे? जब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। जबरदस्त। टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, यानी वैलेंस शेल भी कहा जाता है, ऐसे पता है आपको ये बात? जी। अच्छा ये बताइए, ये किस कैटेगरी पे होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में? 8। अच्छा, क्या दो हो सकते हैं? दो होंगे तो अनस्टेबल होगा ना। सही है। आइए आपको कुछ समझाते हैं। आपने कोशिश बड़ी अच्छी की, वेल देन, आपका मेजरली आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बेटा, एक होता है रूल ड्यूप्लेट और एक होता है ऑक्टेट। एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू पोजेस two electrons in valence shell। अच्छा जनाब, और ऑक्टेट जो आपने बताया, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट possesses 8 electrons in valence shell। सही है जनाब, मान लिया। अब सवाल ये है, कौन कौन से एलिमेंट्स ड्यूप्लेट फॉलो करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स ऑक्टेट फॉलो करते हैं? यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? जी। बट ड्यूप्लेट हमारे पास फॉलो करे जाते हैं हीलियम एटम के। He स्टैंड्स फॉर हीलियम। इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। इसको फॉलो अप करते हैं लिथियम, बेरिलियम एंड समटाइम्स बोरॉन। ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ड्यूप्लेट को फॉलो अप करते हैं। ये अपने आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। इससे लिथियम डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स obeys rule of octet। फिर वो हॉरिजॉन्टल रो वाइज सस्केरा है कि पीरियड 2 के एलिमेंट्स नियॉन जैसे बनना चाहते हैं, पीरियड 3 के आर्गॉन जैसे। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में ये बात की। यहाँ तक बात क्लियर? जी। अच्छा ये बताइए कि हमने ये पढ़ लिया कि एटम्स बॉन्ड स्टेबल होने के लिए बनाते हैं। एटम की स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मतलब ड्यूप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। एक और क्राइटेरिया है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स इन रिस्पेक्टिव सबशेल्स। सबशेल्स का कॉन्सेप्ट है आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड अ सबशेल? अगर नहीं आता रिस्पॉन्स तो मसला नहीं है बेटा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब शेल जो होता है वो सेल के अंदर होता है ना, मतलब डेफिनेटली। कौन कौन से होते हैं? एसपीडीएफ। बिल्कुल सही कहा। तो मैं शेल कहूँ, ऑर्बिट कहूँ, एनर्जी लेवल कहूँ, बात एक ही है। ठीक है, इनके अंदर पाए जाते हैं सबशेल्स, या ऑर्बिट के लिहाज से ऑर्बिटल्स, या एनर्जी लेवल के लिहाज से सब
एनर्जी लेवल्स, सही कहा आपने। और अगर मैं इसकी कैटेगरी डिजाइन करूं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम सुना है? जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ट्रेंड है, वो आता है वो 1s2 2s2 2p6। जी जी। वो आपने कहीं याद किया हुआ है या आप उसे फ्लो चार्ट के थ्रू करती थी डायगोनल वे में क्रॉस करके? वो S2 आप इस E6 तरह, का। या इस तरह नहीं है, फर्स्ट हाँ, शेल उसके वन अंदर एस एस, बिल्कुल सही। फिर टू एस 2s2 टू टू पी 2p6 सिक्स 3s2 थ्री एस टू 3p6 देन 3d10, सही है। 4s2 4p6 4d10 and 4f14, 5s2 5p6 5d10 and 5f14। इन कनेक्शंस को याद रखिएगा, आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप इन कंटेंट को अच्छे से रिकॉल कर सकें। हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो इस एक टॉपिक में हम मल्टीपल टॉपिक्स कवर अप करेंगे। हम चैप्टर वाइज बिल्कुल नहीं चलेंगे, हम करिकुलम के टॉपिक वाइज चलेंगे, जो कि कोई 20 से 22 मेजर टॉपिक्स बनते हैं जिनको हम कोर्स कंटेंट के हवाले से कवर अप करेंगे और इसको कॉमनली डिस्कस करेंगे जो हर हर किताब में मौजूद है। उसका आइडिया मुझे है, आपको अंदाजा अंदाजे से हो जाएगा। आपको याद आएगा कि भाई आपने फला चीज पढ़ी थी, फला चीज नहीं पढ़ी थी, तो ये चीज एडिशनल है, याद रखनी। बात समझ आ रही है? जी। आप ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस? सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा बेटा? वैसे तो 40 क्रेडिट आवर्स की क्लास होती है हमारी, लेकिन हम इसे रिड्यूस करेंगे, थोड़ा एडवांस लेके चलेंगे, क्योंकि अब तक जो है वो एक्सटेंडेड फेज सुनने में आ रही है। तो इंशाल्लाह ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम इस चीज को ऑन करते हैं तो आपका पेपर एंड होने से पहले पहले सारा डेटाबेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। तो आज क्योंकि मेरी पहली क्लास है, कि आप रिस्पॉन्स करेंगे भाई क्लास में क्या रहा, कैसे समझ में आया, उसके बाद फिर देखेंगे किस तरह हम वीकली बेसिस पे कंटिन्यू करेंगे, क्या क्रेडिट आवर्स। बात समझ आ रही है? जी। और जैसे ए लेवल्स के पेपर के अंदर मतलब डेटा बुकलेट देते हैं और उसमें सब लिखा हुआ होता है, तो इसमें वो नहीं मिलता। और मतलब बेटा मैं मतलब यही बात करता कि ना आपको प्रोजेक्ट टेबल मिलेगा, इसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी होंगी। यहाँ जो है ना, ए लेवल्स के बच्चे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स थोड़े लैब में चले जाते हैं, और उसकी वजह ये है कि जो 9th क्लास का वहाँ स्टूडेंट होता है हमारे पास फेडरल या सिंध बोर्ड का, उसे ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट टेबल का ए ब्लॉक और बी ब्लॉक याद होता है। उसे जो पढ़ने वाला बच्चा है, वैसे तो मैं मेजरली बात करता हूँ, ठीक है, उसे चार्जेस का आइडिया होता है। यहाँ पे आप चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल सा टेस्ट लेता हूँ, आपको मेजरली पता होगा, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स के नाम पता है आपको? अगर ये पता है मेरे लिए थोड़ा बहुत काफी है। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स जैसे ग्रुप 17 कहते हैं, हेलोजेंस। मैं क्लोरीन थोड़ा, ब्रोमीन। यस यस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इनका जी ऑर्डर भी याद होना जरूरी है, क्यों? अगर इनका ऑर्डर याद होगा ना, तो आप ये आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनके ग्रुप ट्रेंड्स क्या होंगे, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भले पूरे याद ना हो, लेकिन हमें पता है कुछ मेजर मेजर ग्रुप्स कौन से हैं, मेजर मेजर पीरियड्स कौन से, जिनके एलिमेंट्स का अंदाजा आपको होना चाहिए। तो उस तरह हम आपको एमकेट या ईकेट में कवर अप करते हैं। बात समझ आ रही है? जी। चलिए ना, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल पूरा याद करना पड़ता है? नहीं, आपको पूरा याद नहीं करना पड़ेगा, टाइम इतना नहीं बचा बेटा, इस साल तो वैसे ही बड़े हालात बुरे रहे। एक ट्रेंड आपको सिखा देंगे, जब मैं प्रोजेक्ट टेबल यहाँ आपको स्क्रीन पे शेयर करूंगा। अभी तो फिलहाल मैं लिख रहा हूँ पेज पे, मेरी पहली क्लास में कुछ चीजें मेरी रह गई हैं, तो लिहाजा मेरे पास लैपटॉप भी मौजूद है, वो शेयर में जब करूंगा। पहले मैं बेसिक कंटेंट आपको अपने हिसाब से बता दूँ। टच पैड वगैरह मेरे पास अभी नहीं है, तो लिखने के लिए एक लोकल तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब भी आपसे मैंने पूछा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही, जी बस ठीक है, कहानी यहाँ से आगे बढ़ाएं। जी। चलिए जी जनाब, तो ये हम कोई 6s2 6p6 6d10 6f14 and the last one is 7s2 7p6 7d10 and 7f14 तक लेकर चलेंगे, ठीक है? आप बोलेंगे सर ये 7 से ज्यादा नहीं होते कोफिशिएंट्स? तो उसका जवाब है जनाब बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि अभी तक 7th हॉरिजॉन्टल लो की हम बात कर रहे हैं, और वहां तक इंसानों को नॉलेज है। और एटम के स्ट्रक्चर में 7 शेल तक और एफ ऑर्बिट तक इंसानों को इलेक्ट्रॉन्स की रीडिंग्स भी हैं। दैट्स इट। सही जनाब। अब इसे फिलअप करने का तरीका क्या है ये बता दें आप। ये तो खैर आपको नजर आ गया होगा कि आपको ये पता है कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टू। बिल्कुल सही। पी में? 6। डी नजर आ रहा है 10, 10। एन एफ 14, 14। ऐसा ही। इनके जी हम ये बॉक्सेस भी बनाते थे, अगर आपको याद हो।
हाँ बनाए हैं अभी पेपर में। अच्छा सही। सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं, इसी सब ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ 5 आपके पास सब ऑर्बिटल्स होते हैं, सब रूम्स जिन्हें आप कह सकते हैं, और यहाँ 7 होते हैं। इनके फॉर्मूले आपको बाद में बताएंगे क्वांटम नंबर्स के एतबार से। ऑपोजिट एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, एक जनरल क्वेश्चन है कि ऑपोजिट एरोज जो हमने बनाए हैं तेज तेज, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? कि अट्रैक्शन और रिपल्शन, रिपल्शन हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, बेसिकली स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसमें फील्ड ऑपोजिट जनरेट होती है। जी वरना लाइट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कितनी हैरत अंगेज बात है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों दोनों की दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, एक साथ एक ऑर्बिटल में पाए जा रहे हैं, जबकि हमने तो कॉन्सेप्ट हमेशा ये पढ़ा है कि लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो फिर ये एक साथ कैसे एक्सिस्ट कर रहे हैं? इसकी वजह ये है कि ये एक दूसरे की नफरत तो करते हैं, पर इनकी स्पिन ऑपोजिट है, जिसकी वजह से ये ऑपोजिट फील्ड्स जनरेट करते हैं और एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। इसका मतलब लाइट चार्जेस विद ऑपोजिट स्पिन कैन एग्जिस्ट टुगेदर। बात समझ में आ रही है? जी। जबरदस्त। कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक चेन बनाते हैं जो हमने पढ़ा। ये क्विक आंसर्स चाहिए आपके भाई। आपने बताया कि एलिमेंट्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? स्टेबल होने के लिए। स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? कि आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे वो ड्यूप्लेट होते हैं या फिर वो ऑक्टेट होते हैं। फर्दर कैटेगराइज करें, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से मुराद कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? मैं मार्क कर रहा हूँ, बोलते रहे। ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। एक और चीज भी बताइए, डिप्लेट और ऑक्टेट से हटके कहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो फिर क्या होगा? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे? ऑक्टेट तो शेल और डिप्लेट शेल के लिए ना, किसके अंदर होंगे? सब सब शेल्स शेल। के अंदर। सब बात शेल। समझ में आ रही है? इसका मतलब हर जी। सब शेल के अपने क्राइटेरिया है। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल अगर पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भी वो स्टेबल होगा या नहीं। है। पी के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भी वो स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी का एक और क्राइटेरिया आगे बताने वाला था आपको, तो गौर से सुनिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। वो क्या? अब मैं यही चीज यहाँ लिखने वाला हूँ, प्रॉपर लिख दिया। ठीक है जनाब। अदर क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल से मुराद सब शेल, पता है ना आपको, एसपीडीएफ जी। या एम्प्टी ऑर्बिटल। ये क्या बात कर दी भाई, एम्प्टी ऑर्बिटल। बहुत से ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं, वो किसी एटम के लिए अच्छा होता है, उसकी स्टेबिलिटी का साइन होता है। कॉपर के अंदर कंडीशंस पढ़ी होंगी शायद आपने, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। नहीं पढ़ी, डिस्कस कर लेंगे बाद। ठीक है जनाब। इसको मैं इंसानों को ऐसा समझाता हूँ कि किसी के पास दुनिया का बहुत कुछ है, तो सॉर्ट ऑफ भले वो परेशान हो लेकिन एक तरीके से स्टेबल है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी स्टेबल है। आज अगर वो कराची में सो रहा है तो कल हैदराबाद में सोएगा। जमीन उसकी है, आसमान में घूमे उसकी मर्जी, स्मगलिंग करके कहीं भी पहुंच जाए, टेंशन नहीं उसकी। और जो मॉडरेट कैटेगरी जिसे मसावात कहते हैं वो भी स्टेबल। बात समझ आ रही है? जी। चले जनाब। तो ये हमने एक बहुत डिटेल्ड रीजनिंग देख ली स्टेबिलिटी के एतबार से। कहानी आगे बढ़ाते हैं जनाब। अब टाइप्स ऑफ, अच्छा एक और बात, इससे पहले कुछ और बातें भी करनी है। व्हाट आर द fundamental points of bond formation? कुछ हमारी क्यूरीज हैं जो बच्चे पूछते हैं, इस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बातें समझ में आए। बाकी बुक्स तो आपने बहुत रीड करी होंगी, करते भी। हाँ भाई, कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स पता है बॉन्ड फॉर्मेशन के?
क्यों बनता है बॉन्ड, स्टेबल होने के लिए मान लिया, किस बुनियाद पे बनता है, बात ये हो रही है। ऑपोजिटली चार्ज जो होते हैं बीच में अट्रैक्शन होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक इनडायरेक्ट आंसर है बट करेक्ट है। ऑपोजिटली चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। बिल्कुल सही कहा। और इसके अलावा सिर्फ आयनिक बॉन्ड होता है क्या? नहीं, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, वो किस लिए बनता है? जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जबरदस्त। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किन किन कैटेगरीज पे होती है, ये भी तो सब फर्दर डिवाइडेड है, सब डिवीजन है इसकी। अगर नहीं आता कोई इशू नहीं है, फौरन से रिस्पॉन्स दिया करें, आप सही चल रहे हैं, इस वजह से मजा आ रहा है मुझे बात करने में, वरना मैं पढ़ाता हुआ निकल जाता बेटा। पता नहीं, याद नहीं आया। ठीक है बेटा, सही है, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसके हिसाब से बात करेंगे। एक टर्म है न्यूक्लियर अट्रैक्शन, नाम सुना है इसका? जी। क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, हमारी मीटिंग साइन आउट होने का टाइम आउट आएगा, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, दोबारा से लॉग इन लीजिएगा इस आईडी पे, सही है? जी। फिलहाल अभी क्लास कंडक्ट करते रहते हैं, तो क्लास वाइंड अप करो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in which nucleus attracts electrons, सिंपल है होता है। एक ऐसी कशिश जिसमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर अट्रैक्शन। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। एक टर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका नाम सुना है? जी। फिजिक्स में ये क्या होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पता है आपको जिंदगी में? नहीं। अब बता देते हैं बेटा, इसे मैं एक बहुत ही सादा सी एग्जांपल से समझाता हूँ। जनाब, किसी फर्द ने किसी दूसरे फर्द को दावत दी, ठीक है? जो दावत दे रहा है वो बेसिकली होस्ट है, मान लिया, और जो दावत पे आ रहा है वो बेसिकली एक तरीके से मेहमान है, मान लिया भाई। इसमें कॉमन चीज क्या है? दावत। हमें ये बात पता है कि अनलाइक चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अट्रैक्शन का न्यूक्लियस है, मेरी आंखें न्यूक्लियस पे जमी हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं नाम दूंगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन का। पर मेरी आंखें अगर इलेक्ट्रॉन पे जमी और मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसी अट्रैक्शन का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इसे डिफाइन जरा स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स के लिए किया जाता है, इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके लिए बड़ा मसला होता है जिंदगी में, यही बेचारे शेयरिंग में पार्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, यही इमिट आउट होते हैं एटम से, उनके लिए बड़ी जिंदगी मुश्किल होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट न्यूक्लियस। यहाँ तक बात क्लियर है? जी। एक टर्म होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पता है क्या होती है? नहीं। अच्छा, ये बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉन्डिंग का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी और पावर। टू अट्रैक्ट द यस, इलेक्ट्रॉन। मेरा बिल्कुल सही, टेंडेंसी और पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself। अपनी जानिब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत का नाम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। डेफिनेटली जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसे En से रिप्रेजेंट किया जाता है, सही है? En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
न्यूक्लियर अट्रैक्शन, डेफिनेटली किसी एटम में न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखेगी अपने पास। यहाँ तक की बातें क्लियर है? जी। चलिए जनाब, अब इस बिहाफ पे हम आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड समझाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। जी जनाब, सबसे पहली टाइप ऑफ बॉन्ड का नाम क्या बताया था आपने? आयोनिक। जी, इसका दूसरा नाम पता है आपको? नहीं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है। बॉन्ड में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, which is formed by the complete transfer of electron, सही है? फ्रॉम वन एटम, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स वन और मोर हो सकते हैं डेफिनेटली, हमें पता है ये बात। फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, यहाँ तक बात क्लियर है? जी। ये बताइए वो कौन से एटम्स होती है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? ट्रांसफर का मतलब है माइग्रेट करना है, कई जगहों पे इसकी डेफिनेशन में लिखा होता है बाय द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, हिजरत कर गए इलेक्ट्रॉन, समझ आ गई बात। माइग्रेशन या ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब है कि कोई एक शय, कोई एक एंटिटी एक स्पेस से दूसरी स्पेस में चली गई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली गई ट्रेवल करके। ये बात समझ में आती है? तो आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उन एटम्स का नेचर क्या होता है, या एलिमेंट्स का नेचर क्या होता है? मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते मेटल्स होते हैं ना। हैं। मेटल्स डोनेट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सही है जनाब, एंड फॉर्म पॉजिटिव पार्टिकल्स। पॉजिटिव पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? कैटायंस। कैटायंस, बिल्कुल सही कहा। ये पता है कौन कौन से ग्रुप के मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कितने लूज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेंडेंसी? पता है। अच्छा जनाब, ये बड़ी मजेदार चीज है। चलिए पहले आपको हम कुछ बेसिक ग्रुप्स की बताते हैं। ग्रुप वन ए का नाम सुना है आपने? जी। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रुप वन भी कहते हैं इसे। इन्हें कहा जाता है एल्कली मेटल्स, सही है? इनमें कौन कौन होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। नाम सुना है इनका? जी। व्हाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स? पता है कुछ? बिकॉज दे, रिएक्टिव। क्या होते हैं बेटा? दे आर वेरी रिएक्टिव। चलिए मैं लिख देता हूँ, बिकॉज दे फॉर्म soluble hydroxides। ये क्या बात कर दी भाई? एल्कली वर्ड के लिटरल मीनिंग होते हैं एक्वस बेस, पता है आपको ये बात? नहीं। आप पता लग गई बेटा। जी। तो सपोज मेरे पास सोडियम है, मैंने इसे पानी से रिएक्ट करवा दिया, सोडियम विल फॉर्म aqueous base which is known as sodium hydroxide,
एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। पहले एमसी मुझे याद की तो मैंने प्रोसेस कर दी, बाद में सिखाएंगे आपको, ठीक है बेटा। ये वाहिद रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में बाद में बात करेंगे। हमारे पास आखिरी 1 मिनट बचा है, बल्कि 1 मिनट से कम बचा है। हम साइन आउट होते हैं, दोबारा से साइन इन होते हैं, ठीक है बेटा। भी ज्वाइन करेंगे।